और मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो अगर इस पे आपने कोई चार्ज सप्लाई किया, तो कंडक्टर का नेचर होता है, जिसके बारे में आज क्लास के एंड में भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सारे के सारे चार्जेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर रिसाइड करते हैं। सारे के सारे चार्जेस जो होते हैं कंडक्टर पे वो रिसाइड करते हैं, ऑन द सरफेस रिसाइड करते हैं। तो हमने ये क्या हो गया, ये एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, जिसका रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है, कुछ आर है। अब इसके वजह से हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड निकालने हैं। 3 पॉइंट्स होंगे बेसिकली, एक इनसाइड, एक सरफेस पे, और दूसरा क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड, ठीक है। एक डेरिवेशन के लिए एक फिगर होना चाहिए। अगर हम बात इनसाइड की कर रहे हैं हम लोग, अगर हम बात इनसाइड की कर रहे हैं तो देखते हैं कि इनसाइड का सरफेस कैसे बनेगा। तो यही सरफेस को मैं अज्यूम करता हूं और एक आर रेडियस पे मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस, हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया और हम इस पे ना गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से आपको पता है, ई डॉट डीए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, नेट चार्ज इनक्लोज होता है। बट ये आपका चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। हमने देखा कि सारे के सारे चार्जेस जब सरफेस पे आ गए हैं, तो क्या इस अंदर वाले गॉसियन सरफेस में कुछ चार्ज है क्या? यहां पे क्या कह सकते हैं कि क्यू इनक्लोज्ड क्या है, 0 है। ये क्यू इनक्लोज 0 है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि आपका ई डॉट डीए भी क्या हो गया, 0। ई डॉट डीए 0 हो गया। अब यहां पे 2 सवाल उठते हैं। सीधे सीधे ये कह देना कि ई 0 है, ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये चीज पूरी 0 हो रही है तो 3 रीजन हो सकते हैं। एक, ये 0 हो जाए, एक एरिया 0 हो जाए, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा, और तीसरा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री है? चेक कर लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है, और एरिया भी क्या होता है, आउटवर्ड होता है। दोनों कभी परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। इसका मतलब कि एक ही केस बचता है कि ये क्या है, ई क्या है अपने पास, 0। क्या पहला डेरिवेशन क्लियर है? क्या ये बिल्कुल शेल की तरह बिहेव किया? क्या शेल में भी अंदर में फील्ड क्या होता था, 0। इसके अंदर भी अंदर में फील्ड क्या हो रहा है, 0। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। हर साल एक आध क्वेश्चन ग्राफ के दे देते हैं लोग इसमें, जेई नीट में, याद रहेगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर है ये? तो हमने पहला जो चीज बात किया, हमने बात किया कि फील्ड अंदर में शेल के एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होता है, 0। अब बात करेंगे ऑन सरफेस। अगर किसी को भी लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर हो कि आप साथ साथ लिखते चलें, डेरिवेशन सीखने की चीज है। ये स्क्रीनशॉट लेने से शायद उतना काम ना हो, अब थोड़ा टाइम लग जाए। साथ साथ लिखो अगले बार से, अगर इस बार स्क्रीनशॉट ले लो और अगले बार से साथ में। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है अपना ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब सरफेस की बात करते हैं, देखते हैं। सरफेस की जब आप बात करते हो तो सिंपल सा गॉसियन सरफेस भी अब ये नहीं रहेगा, हर केस में गॉसियन सरफेस चेंज होता रहेगा। इस केस में अगर आपके पास ये क्या है, ये आपका आर रेडियस का आपका पूरा स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यही इसका गॉसियन सरफेस भी ले लेंगे हम। यही क्या है, गॉसियन सरफेस की बात ही करनी है, तो यही क्या है, गॉसियन सरफेस। फिर से बात करते हैं, यहां पे फिर से आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये स्टेटमेंट तो हमेशा ही आता है। अब बात करते हैं कि इस साइड देखते हैं, ई डॉट डी ए, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर क्या होगा पहले इधर देखते हैं। 1/ε0 टाइम्स, सारे के सारे चार्ज तो सरफेस पे ही है, तो सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इस पे Q चार्ज गिवन है तो सारे के सारे चार्ज कहां आ गए, इसके सरफेस पे आ गए। तो Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू कितना हो गया, इस केस में पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे है, मतलब सारा का सारा चार्ज उसके अंदर में ही इंक्लूडेड है। अगला पॉइंट आते हैं, इधर क्या लिखेंगे, सिंपल इसको ब्रेक करो। E DA cos थीटा, सबके मन में सवाल आया, ई तो चलो ठीक है निकालना है अपने को, डीए चलो एरिया हो गया इंटीग्रेट कर लेंगे, ये कॉस थीटा क्या है। तो सिंपल सा चीज देखते हैं, किसी जगह पे किसी भी पॉइंट पे आप छोटा सा एरिया ले लो आप, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और एरिया भी क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इस स्फीयर वाले में याद रखना है कि ई और डीए के बीच एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, तो ये थीटा एक्चुअल में कितना है, 0 डिग्री। तो क्या यहां पे लिख सकते हैं क्या, ई डीए कॉस 0 तो अपना है ही, कॉस 0 कितना होता है 1, इक्वल्स टू कितना होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। सबको क्लियर है। अब हम इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे सिंपल है, ई हर जगह सेम रहेगा बिकॉज सेम डिस्टेंस पे है, तो कांस्टेंट है, तो ई को क्या कर सकते हैं बाहर, और पूरे सरफेस का क्या हो जाएगा डीए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब एक पूरे क्लोज सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का कितना एरिया होता है, ये एरिया होता है 4πr²। ये हमें याद रखना है कि पूरे सरफेस का एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। तो क्या कह सकते हैं, ई 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू, और फिर से ई की वैल्यू आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट ये एग्जैक्टली इतना इनको एग्जाम में लिखना है। तो क्या ये क्लियर है, सरफेस पे आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। किसी को डाउट है वो पूछें, किसी को डाउट है पूछें, और ये डेरिवेशन साथ साथ ऑर्डर में लिखते चलें। कैसे मैं एक एक चीज को हटा रहा हूं, कैसे ये क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, क्लोज सरफेस कहां पे हटा है, एरिया का इंटीग्रेशन, एरिया का इंटीग्रेशन है, तो ये एरिया का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो कितना वैल्यू होता है 4πr² होता है। ई डॉट डीए को कुछ लोग जल्दबाजी में सिर्फ ई डीए लिख के चले जाएंगे, मान लेंगे थीटा 0 है, नहीं, यू शुड राइट कि थीटा इज 0 cos 0। तो डेरिवेशन में यही खासियत है, हर चीज आपको बतानी पड़ेगी। क्या सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, दो हमने देख लिया, हमने इनसाइड द सरफेस देख लिया, हमने ऑन द सरफेस देख लिया। अब हम आउटसाइड द सरफेस की बात करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, खत्म करेंगे। क्लियर है, देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आई एम जस्ट होपिंग कि आप साथ साथ लिख रहे होगे। आप खुद से डेरिवेशन करने का सीखो। चलिए देखते हैं, फिर से एक स्फीयर लिया, पॉजिटिव चार्ज है, यार रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है। हमने क्या किया, हम बाहर निकालना चाहते हैं फील्ड, हमने क्या किया, एक आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया, वेयर स्मॉल आर इज लार्जर देन कैपिटल आर। ठीक है, सी है आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल है, गॉसियन सरफेस अपना बना हुआ है, इस गॉसियन सरफेस पे फिर से लगाएंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब लिखना जरूरी है ये बात, वैसे अप्लाइंग गॉस लॉ, ई डॉट डीए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। पूरा ब्रेक कर देते हैं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। क्यू इनक्लोज क्या है इस केस में, इस केस में टोटल चार्ज इनक्लोज क्या है, पूरा का पूरा चार्ज ही अंदर है, तो क्या लिखेंगे 1/ε0 क्यू। इधर में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, ये वाला तो नॉर्मल तरीका है ब्रेक करने का। ठीक है,
ठीक है, यू नो थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। इस केस में हमेशा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री ही है। क्लियर है, हटाते हैं इसको, ई डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, ई कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। अब ये कांस्टेंट क्यों है ये भी ध्यान रखें, कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, हर जगह सेम डिस्टेंस पे है। ई बाहर आ गया, डी ए इक्वल्स टू, इस केस में सरफेस एरिया का टोटल इंटीग्रेशन चाहिए, किस सरफेस का, इसका, तो क्या लिख सकते हैं, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है ये डेरिवेशन? क्या कुछ नयापन है इसमें? मजा अगले वाले में आएगा। सबको क्लियर है? मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग अपना कवर कर ले, लिख लें अगर नहीं दिख रहा तो। हमने दो चीजों का बात किया है, एक शेल का, शेल का मतलब अंदर में खाली, ठीक है, दूसरा चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों बिल्कुल सेम, दोनों का सारा चार्ज बाहर रिसाइड करता है, अंदर में फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करेगा। दोनों का ग्राफ बिल्कुल ही सेम होगा। तो दो डेरिवेशन, नाम से कंफ्यूज ना हो आप, इस पे ध्यान रखें। हम दोनों का रीजन अलग अलग है, ठीक है। अब इसका लास्ट में इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कभी भी ग्राफ बनाओ तो थोड़ा सा लिख भी देना चाहिए उस पर, इसका। हाँ, एनी डाउट? ठीक है, हम आर, ये आर है, ये ई है। पहले तो इतना समझ लो, यहां तक तो फील्ड ही 0 है। अचानक यहां पे फील्ड क्या हो जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहां पे फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ग्राफ है, ये सब ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना ही बनाए तो बेहतर। बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमारा फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब बात करेंगे हम लोग चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्लियर है सबको? हमारा अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हमने टॉपिक भी आपको भेजा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। थोड़ा थोड़ा नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग है, होता क्या है ये? मान लेते हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसके इसके अंदर भी मटेरियल्स है। हमने अगर मान लीजिए इसको क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा ये इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो चार्ज होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे रहेगा, बल्कि पूरे के पूरे वॉल्यूम पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना वॉल्यूम है, मान लेते हैं स्फीयर का रेडियस है कुल आर, तो ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। यही है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का फर्क। ठीक है, कंडक्टिंग के बारे में तो और ज्यादा बात करेंगे क्लास के एंड में हम लोग। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी डेरिवेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज कितना दिया गया है, क्यू। ठीक है, इसका रेडियस है अपना आर। ठीक है, तो सबसे पहला अपना आता है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर।
यानी हम बाहर की नहीं, हम पहले अंदर की बात करते हैं। अंदर का मतलब क्या होता है कि आप कोई आर डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो, आप कोई आर आर डिस्टेंस देखना चाहते हो जो कैपिटल आर से छोटा है। ऑब्वियसली इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है? तो हम इसका ना गॉसियन सरफेस थोड़ा साफ बना लेते हैं। ठीक है, सेंटर है, हमने क्या किया, आर रेडियस पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया है। ठीक है, और इसका ओवरऑल रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, टोटल चार्ज इस पे क्यू है। खैर देखते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला, अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, ये डेरिवेशन में ध्यान रखना है। इधर का पार्ट तो नॉर्मल है, दिक्कत यहां पे क्यू इनक्लोज में आ गया है, क्योंकि पहले जो क्यू इनक्लोज होता था वो आराम से क्लियर पता चलता था, लेकिन इसमें तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे कि इस छोटे से पार्ट के अंदर कितना चाहिए? चार्ज तो यूनिफॉर्मली है, सब पूरे बॉडी में है, तो इसके अंदर पूरा चार्ज तो होगा नहीं, इसके अंदर कुछ कम चार्ज होगा। कितना होगा ये हमको देखना है। तो कितना चार्ज होगा इनसाइड में, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। सबको पता, बचपन में पढ़ रखा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कितना है कि 10 रुपए में इतने आम खरीदोगे तो 15 में कितने खरीदोगे। सो अगर मैं कहूं कि अगर मुझे क्यू इन क्लोज निकालना है, तो मैं कहूंगा कि टोटल 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अगर इस वॉल्यूम में टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो टोटल चार्ज है क्यू। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतने छोटे से वॉल्यूम में कितना होगा, इतने छोटे से वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो कहूंगा 4/3 पाई आर क्यूब में टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कट जाएगा और क्या बचेगा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये सोचने का तरीका है, ये तरीका सोचने का है, एग्जाम में लिखने का तरीका ये बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि इतना में इतना, तो छोटे वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज होगा। लेकिन अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो एग्जाम में हमेशा एक काम करो, एग्जाम में लिखो, मैं आपको बता दिया आंसर क्या आएगा, लेकिन अब देखते हैं तरीके से। हम क्या करते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। चार्ज डेंसिटी, सो कहते हैं रो। बहुत बड़ी बात नहीं है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सी बात है, चार्ज डेंसिटी। हम बोलो क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने स्फेयर का, इतने पार्ट का, तो क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम बात है, लिखने का तरीका मैंने बस बदला है। ठीक है, इससे क्या आ गया आपका, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या, जल्दी से? क्या क्यू इनक्लोज सबको क्लियर है कि उस छोटे से गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सबको आ गया है? इफ दैट क्लियर तो क्वेश्चन में फिर से कुछ नहीं बचा है, सारा खेल क्यू इनक्लोज में ही था। मोस्ट ऑफ यू सेइंग यस, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके कुंदन, चलो। सो हमने क्यू इनक्लोज निकाल लिया, अब अपने फॉर्मूले पे फिर से चलते हैं, गॉसियन सरफेस पे अपना फॉर्मूला अभी भी जस का तस है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी वाले फैक्टर को। अब अपने पास आ चुका है, फिर से आते हैं उसी फॉर्मूले पे, कंटिन्यू करते हैं। 1/ε0 क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। फिर से वही बात, ई डी ए कॉस 0, फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम, ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 1 है। ठीक है, डीए का इंटीग्रेशन, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, फिर से वही काम, डीए टोटल। सर इस गॉसियन सरफेस का टोटल इंटीग्रेशन कितना होगा,
4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एंड फाइनल फॉर्मूला आप जो बनेगा वो देखते हैं। ये आर स्क्वायर क्या होगा, एक आर को कैंसिल कर देगा, तो फाइनल जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला क्लियर है। इस केस में ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, ई। तो यहां पे ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सबको क्लियर है? क्या पहला डेरिवेशन क्लियर है सबको, इनसाइड द स्फीयर? क्या इनसाइड द स्फीयर वाला पार्ट सबको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। E is directly proportional to small r। हर जगह पिछले दोनों में इनसाइड में फील्ड 0 आ रहा था, इस केस में फील्ड 0 नहीं है। ठीक है, अदिति सिन्हा क्लियर, राहत क्लियर, चलो। पहला पार्ट तो क्लियर, दूसरे तीसरे में दम नहीं है। दूसरे तीसरा तो बहुत ही इजी है, मैं बस स्टार्ट करूंगा, आप एंड खुद कर लोगे आप। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगला है ऑन द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस भी वही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गॉसियन गॉसियन सरफेस। मुझे लगता है कि हम लोग एक एक मिनट लें और खुद से डेरिवेशन कर लें। बचा क्या इसमें, क्यू इनक्लोज्ड पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ई डॉट डी ए कॉस 0। आप खुद से जल्दी जल्दी लिख लो इसको, ई डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गौर से देखो, सब इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कि सरफेस के अंदर तो सारे के सारे चार्ज आ ही गए, तो बचा क्या इसमें देखने को। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ऑन द सरफेस, सॉरी आर स्क्वायर होगा। सब लोग साथ में देखते चलें, क्या ये पार्ट क्लियर है ऑन द सरफेस का? एकदम सिंपल है, कुछ नया है क्या इसमें, पुराना वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आउटसाइड द सरफेस। अब आप फिर से कहोगे इसमें क्या है आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस तो और इजी है, क्योंकि फिर से वही फॉर्मूले लगेंगे। इस बार आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो बाहर हो जाएगा। बस कंफ्यूजन ना हो इसमें एग्जाम में, बाकी तो ये इजी होता है। ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। अब फिर से ई डॉट डी ए सेम चीज रहेगा, फिर से पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज रहेगा, डीए का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से बस इस बार जो एरिया गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला देख लें सब लोग। आउटसाइड द सरफेस में मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो दो स्फेयर्स में हम कर चुके थे वही कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट रिपीट किया है उसको। जल्दी से यस बोलो ताकि मैं एटलीस्ट ग्राफ बना के इसको एंड करूं। ओके, किसी को भी डाउट है जस्ट आस्क, मैं बता दूंगा दोबारा। चलो ठीक है, समझ गया, चलो हो गया।
सो हमने तीनों तरह के स्फीयर से बात किया, शेल, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। सिंपली ग्राफ है, ये सब कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। पहले ई जो था यहां से यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और आर इक्वल्स टू आर पे फॉर्मूला था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? और उसके बाद फिर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, हमने दो डेरिवेशंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला डेरिवेशन हमारा है, इसको देख लें आप, किसी को डाउट है पूछ लें। चलिए, तो अगला डेरिवेशन है इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत से क्वेश्चंस आज भी करेंगे हम लोग और आगे भी करेंगे। कैपेसिटर में भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसका डेरिवेशन भी बोर्ड्स में आता है। तो एक प्लेन शीट लेते हैं। शीट का मतलब क्या होता है, उसके दो सरफेस होते हैं, अब अदर साइड में दो सरफेस होते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक शीट ले लिया है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट शेप में है, और हमने क्या किया कि एक इनफाइनाइट शीट ले लिया और हम इसके आसपास के रीजन में फील्ड निकालना चाहते हैं। मान लीजिए इसको कुछ चार्ज दे दिया है, इसको मान लेते हैं कुछ चार्ज हमने दे दिया। ठीक है, हमने कुछ चार्ज दे दिया और हम इसके आसपास के रीजन में फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इसके आसपास के रीजन में फील्ड निकालना चाहते हैं तो कोई गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो काफी लोगों के दिमाग में जाता है कि यहां पे अगर गॉसियन सरफेस लेना है तो बेस्ट होगा कि क्यूबॉइडल लें, क्यूबॉइडल लें। लेकिन मैं कहता हूं कुछ भी सरफेस ले लो, बस ऐसा लेना कि दोनों साइड जा रहा हो, क्योंकि सिमेट्रिकल होना चाहिए। गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, हमने एक एक गॉसियन सरफेस ले लिया सिलेंड्रिकल। अब आप पूछोगे कि ये कैसे होगा। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, क्यूबॉइडल होना चाहिए। मैं कहता हूं, मेरा पॉइंट यहां पे है कि ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है। जब इनफाइनाइट होगा ना, तो यू डोंट नो द साइज एंड शेप। ठीक है, तो आप सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो और क्यूबॉइडल भी ले सकते हो, कोई लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ये अपना गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब अपने पुराने कहानी पे आते हैं। पुरानी कहानी क्या है अपनी, अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ तो देखते हैं कि फिर से लिखते हैं अप्लाइंग गॉस लॉ का। ठीक है, 1/4πε0 टोटल इंटू 1/4 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज क्यू इनक्लोज। अब इसके आगे देखते हैं। दिक्कत यह है कि स्फेयर नहीं है, स्फेयर में एक ही तरह का सरफेस होता है, बट यहां पे टोटल 3 तरह के सरफेस हैं। अब 3 तरह का सरफेस कौन कौन सा है देखते हैं, नाम लिख दो पहले। 1, 2 और 3, 3 तरह के सरफेस है। तीनों सरफेस पे देखते हैं फील्ड का बिहेवियर क्या होगा। 1 पे आते हैं, 1 पे फील्ड का बिहेवियर क्या होगा, पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, अवे। 2 पे क्या होगा, अवे। 3 पे क्या होगा, अवे। तीनों पे हमने फील्ड देख लिया, पहली चीज। उसके बाद देखते हैं, फील्ड जब देख लिया है, अब उसके बाद देखते हैं एरिया किधर होगा। इसका एरिया किधर होगा, ऐसे। इसका एरिया किधर होगा,
ऐसे, और इसका एरिया भी क्या होगा इधर, यानी हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर, ई वेक्टर और क्या, इतना ये चीज सबको क्लियर है क्या कि इस सिलिंड्रिकल शेप में तीन सरफेस हैं, तीनों सरफेस हमने ई और ए को ड्रॉ कर दिया। हमने देखा कि यहां पे एंगल 90 बन रहा है, यहां पे ई भी बाहर और ए भी बाहर, यहां भी ई भी बाहर और ए भी बाहर, तो यहां और यहां कितना बन रहा है 0 डिग्री। अब लिखने का तरीका क्या होगा, तो ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे 1 डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड। सही है सब कुछ। अब बात यहां पे आती है वन सरफेस की। वन सरफेस का एंगल कितना है 90 है, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा ये दोनों, ठीक है, ई डी ए कॉस 0, ठीक है, प्लस ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। अब थोड़ा आगे देखते हैं, अगर थोड़ा आगे देखें तो ये जो क्या है, अगर इसको देखें अगर, तो ये भी क्या है ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, और cos 0 1 हो जाएगा, और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टोटल सरफेस का एरिया, क्योंकि प्लेट से पूरा एरिया क्या है सेम डिस्टेंस पे है, तो इस डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस सरफेस का एरिया। तो हमने क्या ले लिया, क्लियर है, सिंपल सा फंडा आया, 2EA इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। सबको क्लियर है क्या। अगर इस डेरिवेशन को अब थोड़ा सा हम यहां पे लेके आए, ठीक है, यहां से इस डेरिवेशन को अब हम यहां से कैरी कर रहे हैं इस जगह पे, तो यहां पे क्या ई इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 2A। थोड़ा सा यहां पे रुकते हैं, देखते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू इनक्लोज है क्या, जो इस यहां पे एरिया में जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसको कहेंगे क्यू इनक्लोज्ड, और एरिया यहां पे क्या है जो एरिया हम जिस एरिया के चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, यानी क्या ये क्यू बाई क्यू अपॉन ए जो है, क्या इसको हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं क्या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2, या सिंपल अच्छे से लिखें अगर तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, यानी एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल शुरुआत से देख लो, किसी को डाउट है पूछ लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, हमने क्या किया कि गॉसियन सरफेस के तीन सरफेस को कंसिडर कर लिया, 1 2 और 3, ठीक है। इसका तो बड़ा सिंपल है, फील्ड हमेशा पॉजिटिव के अवे होगा और एरिया भी अवे होगा, पॉजिटिव अवे, ठीक है, और तीसरा वाला का 90, तो इसका इसका तो वैल्यू 0 हो गया। बात है अब यहां पे इस शीट से एरिया पूरा सेम डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ई इंटू ए हम कर देंगे, ई इंटू ए, क्लियर है। यहां भी सेम चीज हो जाएगा, तो 2EA इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड, ई इक्वल्स टू आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 2A, इसको बाद में हम लोग सिग्मा कह सकते हैं। क्या सबको ये क्लियर, किसी को डाउट है पूछो, और कहां डाउट है वो भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका आज बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग, अगर टाइम बचा तो। गर्ल्स आप लोग की तरफ से कुछ नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, नहीं डाउट है मैं बता दूंगा दोबारा। प्रगति, अदिति,
रिपीट कर दीजिए सर, एक बार मैं कर दे रहा हूं, ठीक है प्रत्यय, एक बार फिर से, ठीक है, ठीक है मैं कर दे रहा हूं, चलो मैं कर दे रहा हूं रिपीट, ठीक है। सो जितने लोगों को डाउट है वो एक बार शुरू से डेरिवेशन देखें, ठीक है, 2 मिनट लूंगा, पूरा रिपीट कर दूंगा, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये ना एक इनफाइनाइट चार्ज शीट था, ठीक है। हमने क्या किया कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से आसपास के रीजन में फील्ड निकालना चाहते थे, हमने गॉसियन सरफेस लेना पड़ा। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और उसको सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, यानी जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक है। इसी वजह से यहां का फील्ड और यहां का फील्ड एक लिया है, बात याद रखना, ठीक है। ये अपने पॉइंट में लिख भी सकते हो कि ऐसा लिया है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर क्लोज सरफेस एक ही होता तो एक बार इंटीग्रेट कर देते थे, लेकिन यहाँ तो 3 तरह के सरफेस है। तो हमने क्या किया, ई डॉट डी, ये तो गॉस लॉ है, हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी क्लोज सरफेस बना हुआ है 3 सरफेसेस से, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो हमने पहले वाले सरफेस से निकाला, तो पहले वाला सरफेस देखा कि ये 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स कुछ नहीं होगा इसके वजह से। दूसरा देखा, इसके वजह से देखा, तो इसके वजह से पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे होगा, ई लिया है। और एरिया भी क्या होगा, अवे होगा। एरिया हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ई डॉट डी एंगल 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0। बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, तो हम, बड़ी सिंपल सी बात है, ई को तो बाहर करते ही, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे ई क्या था, यूनिफॉर्म था। लेकिन डीए भी तो यूनिफॉर्म था, क्या एरिया भी पूरे सरफेस का, पूरे सरफेस का एरिया लेते तो कितना आता, ए मान लिया हमने, सिलेंडर का सरफेस ए ले लिया हमने। इसी तरीके से उधर भी किया है, तो 2 हो गया। ई को हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, क्यू इनक्लोज बाय 2 है। अब बात आई सिग्मा कैसे आया, तो आखिर चार्ज और एरिया है कौन सा, ये सरफेस में यही इसी सरफेस का एरिया ले रहे हैं और इसी सरफेस का चार्ज ले रहे हैं। तो चार्ज अपन एरिया क्या होता है, सिग्मा होता है। क्लियर है क्या, चार्ज अपन एरिया सिग्मा होता है, हमने सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबको क्लियर है क्या, जिन्होंने भी डाउट पूछ बोला था प्रत्यय, क्लियर है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। वर्षा क्लियर। तो अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला डेरिवेशन है, अगला डेरिवेशन में कंडक्टर के पास लेना था। हेडिंग हेडिंग है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। देखते हैं कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। ये वाला एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, कोई चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, हमने देख लिया। हम क्या चाहते हैं कि इसके आसपास के रीजन में ना फील्ड निकालें, एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के आसपास। तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर हमें इस किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, अगर हमें, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस हमने क्या अज्यूम कर लिया, ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे फील्ड हमें निकालना था, हमने गॉसियन सरफेस क्या अज्यूम कर लिया, सिलेंडर अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस सिलेंडर की को गौर से देखें तो इसका एक पार्ट अंदर है कंडक्टर के और दूसरा पार्ट अंदर क्या है, सरफेस के बाहर है। हम चाहते हैं कि इस सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाएं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, यहीं पे परेशानी आ सकती है कि मैंने बोला एक कंडक्टर रखा हुआ है, रैंडम शेप का कंडक्टर है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, किसी आसपास के पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। हमने क्या किया, उसी को ओरिजिन मान के एक गॉसियन सरफेस बना लिया हमने, जितना वो बाहर है उतना ही वो अंदर है, ठीक है। अब हम इस बॉडी में, इस पूरे सरफेस में 3 तरह के सरफेस होंगे, पहले गॉस लॉ लगा लेते हैं। गॉस लॉ क्या होगा, सिंपल है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। चलो, अब सरफेस कितने हैं, 1 है, 2 है और
3 है। पहला देखते हैं, 3 में देखते हैं। 3 में फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव के वजह से फील्ड क्या होता है, अवे होता है, ठीक है। और एरिया भी क्या होगा, अवे होगा। ये एरिया है और ये क्या है, फील्ड है। ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या अवे है, दोनों क्या है 0 डिग्री पे। इसके वजह से क्या होगा, तो फील्ड तो इधर है, एरिया इसका किधर है। और तीसरे वाले में एरिया क्या है, इधर है, पर फील्ड है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। क्लियर है। 3 सरफेस है, एक का इधर ई भी इधर, ए भी इधर, एक का परपेंडिकुलर, तीसरे में एरिया तो है लेकिन फील्ड अंदर में कितना होता है कंडक्टर के, 0। तो अब हम ना गॉस लॉ को अच्छे से लगा लेते हैं, ठीक है। भाई ये ब्रेक कर, इस पूरे सरफेस को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया हमने अब, ठीक है। 3 सरफेस, जरूरत पड़े तो ज्यादा सरफेस में ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे 2 सरफेस की बात करें तो ये तो 0 होगा, बिकॉज थीटा कितना है 90। और 1 सरफेस की बात करें तो ये तो होगा, 1 सरफेस के, सॉरी 1 सरफेस ये है, ये 1 सरफेस है, तो यहां तो फील्ड ही 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 0। बचा कौन सा, सिर्फ ई इंटू एरिया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं, ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको क्लियर है क्या, गाइस सबको क्लियर है। एक कंडक्टिंग सरफेस के नियर बाई पॉइंट पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि इसके एक सरफेस इसका और गायब हो गया क्योंकि उसमें फील्ड ही नहीं है। क्लियर है। हमने टोटल 4 डेरिवेशंस किए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्या यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। देख लो एक बार, डेरिवेशंस खत्म हो गए, अब कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कैपेसिटर में हमें काम आएगा। हाँ पूछिए, एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहता है। ओके, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, ठीक है। ये कंडक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स में सारे प्रॉपर्टीज को एक बार रीट्रेट कर देता हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला 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 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। Conductors are materials which contain large number of free electrons which can move inside freely inside the conductor. कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर की खासियत ही यही है कि उनके अंदर लेके आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा अदरवाइज, ठीक है। मैं इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स बताऊंगा। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल जिसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो इजिली क्या हो सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं, ये कंडक्टर्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स का जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है। आप किसी भी शेप का कंडक्टर बना लो, अगर आप किसी भी शेप का कंडक्टर बना लो, आप बोर्ड पे देखते हो किसी भी शेप का, ये इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। तो कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
इक्वी पोटेंशियल होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रिसाइड करता है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, if there is a cavity inside a conductor having no charge, then charge will reside only on the outer surface of conductor. मैं इसका एग्जांपल दूंगा, ये समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैविटी के साथ कैसे कंडक्टर काम करता है तो देखते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैविटी अगर रहे और उसमें अगर आप चार्ज को पुट करते हो तो क्या होगा। मान लेते हैं कंडक्टर रैंडम शेप का, ठीक है, और उसके अंदर ना एक कैविटी बनी हुई है। कैविटी का मतलब खाली स्पेस, ठीक है, कैविटी खाली स्पेस बना हुआ है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब अगर आपने कोशिश किया कि मान लेते हैं आपने चाहा कि एक क्यू चार्ज को ना इस सरफेस के अंदर डाल देते हैं, आपने सोचा है कैविटी के अंदर क्यू चार्ज को डाल देते हैं, तो क्या होगा? कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्यू चार्ज डाल दिया हमने, तो क्या यहां का फील्ड चेंज होगा क्या? तो देखते हैं क्या होता है। यहां पे जैसे ही आप क्यू चार्ज डालते हो, इस सरफेस के अंदर एक रीअरेंजमेंट होना शुरू होता है, और इस रीअरेंजमेंट की वजह से इंडक्शन होगा किस सरफेस पे? इनर सरफेस पे। और कितना होगा? माइनस क्यू। क्लियर है? माइनस क्यू आ गया। अब आप खुद बताओ कि पूरा जो कंडक्टर था ये तो पहले से न्यूट्रल था, पूरा कंडक्टर जो था वो पहले से न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल है तो अगर इसके एक सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू। अब बताओ कोई आपको यहां पे फील्ड निकालने को बोलेगा तो आप फिर से कहोगे ना कि अंदर में चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? जीरो। क्यू माइनस क्यू कितना हो गया? जीरो। तो ना फील्ड पे असर पड़ा, कंडक्टर के अंदर अभी भी फील्ड क्या है? जीरो। दूसरा पॉइंट, फील्ड तो जीरो है, लेकिन जो सारा का सारा चार्ज था, हम अज्यूम कर सकते हैं वो कहां आ गया? बाहर आ गया। सो आप कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज इंसर्ट करते हो तो ड्यू टू इंडक्शन सारा का सारा चार्ज क्या डिसाइड करेगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। मान लेते हैं ना कि ऊपर वाला बॉडी पहले से ही चार्ज था, कुछ पहले से ही चार्ज था, ठीक है, चार्ज था, सारा का सारा चार्ज बाहर ही होगा, कंडक्टर है तो। हमने क्या किया? एक क्यू चार्ज रख दिया अंदर, फिर से क्या होगा? अंदर फिर से क्या डेवलप होगा? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू होगा तो बाहर में इसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? प्लस क्यू। यानी कुछ भी कर लो, चार्ज अंदर का सारा कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैविटी के अंदर कुछ भी चार्ज डालोगे वो हमेशा सरफेस के बाहर ही आ जाएगा? क्लियर? ड्यू टू इंडक्शन एंड प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर फील्ड कंडक्टर के हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े क्या? आगे देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस के ना हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी भी कई बार हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर्स। हाँ, सही बात है, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं जाते हैं क्योंकि अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अगर किसी सरफेस को आप अर्थिंग करते हो तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ये सही बात है, हमने इसका यूज किया था जब हम लोग चार्जिंग पर रहे थे। हमने देखा था कि कैसे किसी भी सरफेस का पोटेंशियल जो होता था वो क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। क्लियर है? When an isolated conductor is grounded, then its charge becomes zero. सही बात है, किसी कंडक्टर को आप ग्राउंड करते हो या अर्थिंग करते हो तो सारे के सारे चार्ज फ्लो आउट हो जाते हैं और नेट चार्ज, उस पर चार्ज क्या बचता है? जीरो। When two conductors are connected, the charge will flow until their potential difference equal. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज का फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? जीरो ना हो जाए। सबको क्लियर है क्या? तो ये आपका एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इस पे बेस्ड कुछ हम लोग टॉपिक्स करेंगे। क्या ये सब क्लियर है सबको कंडक्टर के बारे में?
हम लोग छोटे छोटे कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन से आप लॉजिक सीखो, उसके बाद आप खुद ब खुद सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रूव दैट इफ एन isolated means no charge near the sheet, large conducting sheet is given a charge, then charge distributes equally on a true surface। अब ये बात देखते हैं क्या है। सब लोग सोचें थोड़ा सा। देखते हैं, ठीक है। बात हम कंडक्टिंग शीट की कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टिंग शीट कुछ मान लेते हैं पतले पेपर की तरह होता है, मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग शीट है, कितना भी थिन हो, पर इतना तो मानते हो ना कि उसके दो सरफेस होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, दो सरफेस है उसके पास। तो हमने मान लीजिए इसको क्यू चार्ज दिया, तो इसका जो क्यू चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आखिर कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा, तो कैसे हम अज्यूम करें कि चार्ज कितना किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कैसे देखें? तो हमने बोला कि चलो ये मान लेते हैं थिन शीट है, ठीक है, ये थिन कंडक्टिंग शीट है, हमने थिन कंडक्टिंग शीट है, हमने इसको क्यू चार्ज दिया, तो अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स इधर आ गया और सारा रिमेनिंग इधर आ गया। हमको नहीं पता, पर कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि दोनों सरफेस पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जो होता है वो जीरो। तो जब कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, तो हम ऐसा मानते हैं कि इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। यही लॉजिक है, यही लॉजिक है कि उस थिन शीट के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो हमने माना कि ये एक्स है और ये क्या है? क्यू माइनस एक्स है। तो अगर एक्स है अपने पास, तो इसके वजह से इस एक पतला शीट है ये भी, तो इसके वजह से कुछ ना कुछ फील्ड यहां पे आएगा, और इस क्यू माइनस एक्स की वजह से भी कुछ फील्ड आएगा। कैसे? तो अगर एक्स की वजह से देखें अगर, तो हम कह सकते हैं कि इसके वजह से कुछ फील्ड कैसे आएगा? E1। और Q माइनस एक्स भी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से कितना आएगा? सबको क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं उस थिन शीट के भी दो सरफेस हैं, एक में एक्स है, दूसरे में Q माइनस एक्स है। ये एक्स वाला इधर रिपेल करेगा और Q माइनस एक्स वाला इधर फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो देखते हैं E1 कितना होगा। E1 की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा तो नहीं है अपने पास, चार्ज है, Q माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा की जगह Q अपॉन ए लिखा है। इधर अगर देखें, सॉरी ये इवन देख रहे हैं ना, तो इवन एक्स की वजह से है, और इधर कितना होगा? Q माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सबको क्लियर है? ठीक है, तो दो फील्ड्स हैं E1 एंड E2। अब नेट फील्ड क्या चाहिए अपने को? जीरो। अंदर में किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड चाहिए जीरो, मतलब कि E1 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो। इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? Q माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। Q माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो कितना आ गया? 2x इक्वल्स टू Q। तो कह सकते हैं x इक्वल्स टू Q अपॉन 2। इसका मतलब है कि दोनों सरफेस पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसका क्लियर कट सिंपल रीजन है, क्योंकि अंदर में शीट के फील्ड क्या होना चाहिए?
0 होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इस ये लॉजिक एक बार में क्लियर हो जाए मैं भी नहीं मानता, 2-3 क्वेश्चन मैं खुद ही पढ़ा सॉल्व करूंगा। लॉजिक क्या था? उस शीट के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए अंदर में, क्योंकि वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए? 0। और हमने उसी लॉजिक के हिसाब से देखा कि एक थिन शीट को आप क्यू चार्ज दोगे तो आधा इधर जाएगा और आधा उधर जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इस पे बनते हैं। सबको क्लियर है? चलो सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या नया आता है। ठीक है, अब ये फिर से एक नया शिगुफा है कि फॉर इफ एन आइसोलेटेड इनफाइनाइट शीट, ठीक है, कंटेन्स चार्ज Q1 on its surface on one surface and charge Q2 on another surface, दूसरे surface पे Q2 है, prove that electric field intensity at a point in front of the sheet will be Q upon 2A epsilon naught। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को एक मिनट आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम काफी कुछ सीखेंगे। टेक योर टाइम, आप इसको पढ़ो, कोशिश करो फिगर बना सको आप इसका। चलो देखते हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं कि इनफाइनाइट शीट है एक, इसके दो सरफेस हैं, एक तरफ चार्ज दे दिया है Q1, दूसरे तरफ चार्ज दे दिया है Q2। टोटल चार्ज मतलब दिया है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, मान लीजिए इतना दिया है, दोनों को अलग अलग चार्ज दे दिया है, होना तो चाहिए इक्वल इक्वल, लेकिन चलो चार्ज दिया है, एक को Q1 दूसरे को Q2। तो किसी भी नियर पॉइंट पे अगर अपने को फील्ड निकालना होगा तो कैसा होगा, और दोनों चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, देखते हैं। सो हमने मान लेते हैं कि हम किसी इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, किसी बाहरी पॉइंट पे, बाहरी पॉइंट पे किसी पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो फील्ड निकालना चाहेंगे तो ये भी Q1 चार्ज है, तो इसके वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा? E1। ठीक है, इसकी वजह से फील्ड होगा वो क्या होगा? E1। और Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक शीट है, तो इससे भी फील्ड क्या होगा? अवे होगा, और कह सकते हैं कितना? E2। क्लियर है सबको? किसी भी P पॉइंट पे अपन फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं। E1 का फॉर्मूला दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर भी अवे और इसके वजह से भी अवे। अब फील्ड का E1 का फॉर्मूला कितना होगा, देखते हैं। 1/4 पाई सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कह सकते हैं क्या? Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और E2 कितना होगा? Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो E1 E2, तो नेट फील्ड अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? सिंपल, दोनों का सम। नेट फील्ड क्या होगा? दोनों फील्ड का सम। तो सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं कह देते हम लोग कि टोटल चार्ज कितना था? Q2A एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया कि आज के बाद कोई शीट दिया जाए तो आप उसके दोनों सरफेस को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो सिंपल टोटल चार्ज अपॉन 2A एप्सिलॉन
नॉट या टोटल सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है? ये नहीं देखेंगे हम लोग कि कौन सा सरफेस हम लोग को लेना है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल सा पूरे कंबाइंड चार्ज की वजह से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने एक शीट को Q चार्ज दिया है तो उसकी वजह से फील्ड कितना होगा? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं देखेंगे लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन था एक हमारा। आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है। ये कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं इस पे क्वेश्चन है। इसको इसके पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। आपने पहले भी किया होगा, कुछ लोगों ने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दो कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी जो हैं आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ए को चार्ज दिया है Q1, बी को चार्ज दिया है Q2। प्रूव करना है कि इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, ट्राई करें इसको। ये जरूरी है, ये 15-20 मिनट निकाल के जरूरी बता रहा हूं, कैपेसिटर में काम आएगा। दो प्लेट्स हैं, Q1 Q2 चार्ज दे दिया है। अब एक नहीं, दो प्लेट्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बताना है कि इनर फेसेस पे कितने चार्जेस होंगे। जो कर सकते हैं वो खुद से करें, जो पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा देखें। दो कंडक्टिंग शीट्स लिए हमने, एक को Q1 चार्ज दे दिया, दूसरे को Q2 चार्ज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मकसद क्या है? मकसद अपना क्या है कि चार्ज तो टोटल किसी बॉडी पे चेंज आप कर नहीं सकते हो। Q1 रहेगा तो Q1 ही रहेगा, Q2 रहेगा तो Q2 ही रहेगा। लेकिन जब दो चार्जेस दो प्लेट्स आएंगे तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि अंदर का फील्ड क्या होना चाहिए? दोनों के सरफेस का 0। याद रखिए, जब सिंगल प्लेट भी था तो उसमें भी हमने यही कोशिश किया था कि उस बॉडी के अंदर में फील्ड क्या हो? 0। फील्ड 0 ना हो, नेट फील्ड 0। फील्ड तो होगा ही, इस शीट की वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। नेट कितना होना चाहिए अंदर में? 0। तो इसके वजह से चार्जेस क्या होंगे? अरेंज होंगे। ठीक है, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। मकसद सिर्फ सिंपल है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, ये वाला प्लेट है, इसमें चार्ज Q1 दे रखा है, तो अगर इसको मान लें तो ये x है, तो इधर कितना होगा? Q1 माइनस एक्स। बोलिए, क्लियर है क्या? ये x है, Q1 है, Q1 x है, तो ये क्या होगा? Q1 माइनस एक्स होगा। अच्छा, अगर यहां पे आए तो इंडक्शन की वजह से इसके चार्जेस क्या हो जाएंगे? माइनस एक्स। तो इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? Q2 प्लस एक्स। गौर से देखना, मैंने एक इनर सरफेस लिया, मैंने बोला यहां पे चार्ज अगर x है तो ये x है, तो बचा कितना चार्ज हुआ है? Q1 माइनस एक्स। टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? Q1। अगर ये x है तो इनर सरफेस पे ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस एक्स। और ये कितना हो जाएगा? Q2 प्लस एक्स। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ठीक है, खैर छोड़ो, इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं अपन, इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं अपन। ये भी नहीं मानते हैं कि क्या इंडक्शन हो रहा है। मैं आपको एक दो मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड पहले देखते हैं। ठीक है, मैं एक्स वगैरह भूल जाता हूं।
ठीक है, देखते हैं, चलिए मैं इसको अभी रहने देता हूं। वैसे ये मेथड 1 है मेरा, ये है मेथड 1। इंडक्शन इंडक्शन भूल जाते हैं। ये Q2 का शीट है और ये Q1 माइनस एक्स और ये x हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें निकालना है कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे फील्ड कितने चार्जेस की वजह से? तीन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड है। कौन कौन सा? 1, 2 और पूरा ये बॉडी 3। ठीक है, पूरा ये बॉडी 3। 1 की वजह से देखते हैं, 1 की वजह से कितना होगा? Q1 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट E1। ठीक है, इसकी वजह से होगा डिडक्शन, क्या होगा इधर। 2 की वजह से क्या होगा? x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर। और E3 क्या होगा? E3 E3 क्या होगा? हम जानते हैं कि हमको एक चार्ज पूरा प्लेट ले रहे हो तो आसपास के रीजन में फील्ड निकालने के लिए हमको इसके लिए अलग अलग चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसको इस जगह पे इसके वजह से फील्ड निकालने के लिए हमें डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या निकाला? सिंपल Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चलिए, क्लियर हो गया, ये तीनों फील्ड हो गया और इसका डायरेक्शन भी क्या है? इधर है। हम जानते हैं नेट फील्ड क्या होना चाहिए? 0। मतलब इन दोनों का सम उसके क्या होना चाहिए? इक्वल। सिंपल सी बात करते हैं, E1 माइनस E2 माइनस E3 इक्वल्स टू 0। E1 इक्वल्स टू क्या होगा? E2 प्लस E3। E1 की वैल्यू कितनी है? E2 कितना है? देखते हैं कितना हो गया। Q1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस Q2। इधर गया 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? Q1 माइनस Q2। तो x आया मुझे सिर्फ इनर सरफेस का चार्ज निकालना था, मैंने यहां का चार्ज निकाल लिया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग को क्लियर है? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। मैंने क्या बोला कि इसके मुझे देखना था कि इसका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम भूल गए, इंडक्शन इंडक्शन सब कुछ भूल गए। हमने क्या देखा? सिर्फ सिंपल कि इस पॉइंट पे फील्ड अपने को निकालना है। इस पॉइंट पे फील्ड इसके दो सरफेस की वजह से और बाहर में जितने एक एक प्लेट पड़े हुए हैं, प्लेट की वजह से हम अलग अलग नहीं देखते हैं। हम सिंपल उसकी वजह से चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देखते हैं। तो इसकी वजह से 1 2 3 ये हमने देखा, नेट फील्ड हमने 0 किया, x आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। पहले बॉडी का इनर सरफेस का चार्ज आ चुका है, दूसरे सरफेस का निकालेंगे। सबको क्लियर है क्या ये? जल्दी से किसी को भी, हाँ अनिकेत हैंड रेस किया है, पूछो। अनिकेत पूछो। वर्षा हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। अनिकेत क्लियर है? अनिकेत ठीक है, अनिकेत को दिक्कत नहीं है। वर्षा सर हो गया। अब याद रखें, इसका निकाला उसका कहा निकाला, प्रूव करना है कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। एक का निकाला है, दूसरे का भी तो निकाला नहीं हमने। तो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। अब भूल जाते हैं, अब पहले वाले को भूल जाते हैं। पहला वाला पूरा का पूरा क्या है? Q1 है, हमको दिमाग ही नहीं लगाना पहले वाले पे। हम दूसरे वाले को देखते हैं अब। ठीक है, हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में कितना है? Q2 है।
मान लेते हैं अगर ये x है तो ये कितना होगा, Q2 माइनस एक्स। चलो सही है। अंदर में हमें फील्ड क्या चाहिए, 0 चाहिए। अंदर में फील्ड कितने चार्जेस प्लेट शीट्स की वजह से होगा, एक तो पूरा का पूरा ये प्लेट, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, और ये 3 मान लेते हैं। ठीक है, फील्ड ड्यू टू 1। ठीक है, सिंपल सा पूरा का पूरा चार्ज है Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन होगा अवे। E2 देख लेते हैं। E2 क्या होगा, 2 की वजह से x अपॉन, और E3 क्या होगा, इसकी वजह से इधर होगा Q2 माइनस एक्स बाई। ठीक है, और इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इधर। नेट फील्ड अपने को 0 चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तब नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके देखते हैं, सिंपल सी बात है, E1 प्लस E2 माइनस E3 मस्ट बी इक्वल टू 0। देखते हैं क्या होगा, Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q2 माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सब खत्म हो गया, Q1 प्लस x इक्वल्स टू Q2 माइनस x। x इधर जाएगा 2x, और Q2 माइनस कितना हो जाएगा, Q1। गौर से देखिए, इसका चार्ज आया था इनर सरफेस का Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इसका आया है Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है ये चीज? आज के बाद याद रखेंगे हम लोग, इनर सरफेस पे जो मैं पहले ले रहा था कि मैं सीधा सीधा यहां पे x लिख रहा था, अगर चार्ज पे, तो मैं सीधा सीधा यहां पे माइनस एक्स लिख रहा था। क्यों लिख रहा था याद रखना ये, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने यहां अगर x होगा तो इनर सरफेस पे कितना होगा, माइनस एक्स। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा एक दूसरे पे। दिस इज ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से ऐसा होता है। सबको क्लियर है? ठीक है, मैं काम करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो 2 क्वेश्चंस का, और इन 2 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, घर पे कल इन्हीं के डिस्कशन के साथ टॉपिक शुरू करेंगे। एक ये है और एक ये है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आई होप कि आप बना लोगे सब लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब लोग खुद सॉल्व करो, और उसको ग्रुप पे भी डालो। विल सी किसका सही है किसका गलत है। और कल से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल हम एक साथ ही करेंगे, एक दिन का क्लास है डाइपोल में। नोट्स आपको बाय इवनिंग तक मिल जाएगा आज, क्योंकि मैं नोट्स मैंने बना लिया है, थोड़ा सा फिनिशिंग देना बाकी है। ओके ओके।